हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सब लोग ठीक हैं, वेदर एंजॉय कर रहे हैं। ओके हमारा है एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हुआ, हमारा जैसे कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ना, सोचो एक प्रोडक्ट है यहाँ पे, उस प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई करोगे, उसका आइडेंटिफिकेशन, फिर उसी प्रोडक्ट का क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन भी होना ज़रूरी है उस प्रोडक्ट का, और उसी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन कैसे करोगे। डिटर्मिनेशन में हम तीन चीज़ें याद रखते हैं। एक तो उसकी क्वालिटी, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सेफ है या नहीं, सेफ्टी, और एफिकेसी, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। ठीक है, उसमें हमारा एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, उसमें क्वांटिफिकेशन ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन में हम उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करेंगे, सेफ्टी चेक करेंगे, एफिकेसी चेक करेंगे। ये सब कुछ हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अपने प्रोडक्ट के साथ देखते हैं। वहीं पर हमारी जो है, हाँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ना बहुत सारी एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं और या फिर मेथडोलॉजीज़ होती हैं। वो क्या करती हैं, हम इंश्योर करती हैं, मतलब एक देखती हैं, चेक करती हैं कि जो हमारी ड्रग है या कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या सब्सटेंस है, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के थ्रू गुजर रहा है या नहीं, एक उसका कोई स्टैंडर्ड है या नहीं, कोई जैसे हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं। ये सारा हमारा क्या करता है, हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में देखते हैं। वहीं हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का स्कोप कहाँ है, स्कोप भी पता होना चाहिए कि कहाँ, क्यूसी में, क्वालिटी कंट्रोल होता है। वहाँ पे ना हम क्या करते हैं, हमारा जो कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, हमारा क्यूसी में क्या होता है, हमारा एक प्रोडक्ट है, वो उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के थ्रू जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में चेक करेगा प्यूरिटी को। देखो जैसे आप इसमें देखोगे ना, यहाँ ये हमारा क्वालिटी प्यूरिटी चेक करेगा, पोटेंसी, स्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी। इससे क्या होता है, कोई भी हमारा रॉ मटेरियल आया, हमने एक रॉ मटेरियल उठाया कि देखेंगे कि प्योर है या नहीं, पोटेंट है, स्टेबल है या नहीं, काम कर सकता है या नहीं। फिर क्या करते हैं, उसको क्या करेंगे, फिर उसके बाद वो रॉ मटेरियल इन प्रोसेस मटेरियल्स होता है, फिनिश प्रोडक्ट में भी एनालिसिस होता है, पैकेजिंग के टाइम पे भी क्वालिटी कंट्रोल चेक हो जाता है। ठीक है, ये स्कोप है। फिर है हमारा ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट के टाइम पे हमारा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। ड्रग डेवलपमेंट में पता है क्या होता है, ड्रग डेवलपमेंट में हमारा एक कोई भी रॉ मटेरियल है या एपीआई बोल लो, एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या कोई भी एक्सीपिएंट है, उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। पहले उसको पहचाना जाएगा, कैरेक्टराइज किया जाएगा कि जो ड्रग है या हमारा एपीआई है वो किस तरीके से, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, क्या क्या कैरेक्टराइजेशन है, वो हमारा ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है। फिर हमारा मेथड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। मेथड डेवलपमेंट और वैलिडेशन में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा प्रोडक्ट हुआ, उसमें एक एनालिटिकल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड में क्या चेक करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है ना या फिर कोई भी मेथड डेवलप हुआ है वो वैलिडेट कर पा रहा है या नहीं, हमारे जो एपीआई है ड्रग डेवलपमेंट का उसको बता पा रहा है कि ये सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल प्रिसाइज है, कि रिलायबल मेथड है कि नहीं, ये काम करेगा या नहीं, कि प्रॉपरली हम चेक तो कर रहे हैं बट काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, वो हम इसमें मेथड डेवलपमेंट और वैलिडेशन प्रोसेस में देखते हैं। फिर है हमारा फार्माकोकाइनेटिक एंड बायो एनालिसिस। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, जब भी आप कोई मेडिसिन लोगे, कोई ड्रग लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में जब एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी उसके साथ क्या करती है, एक ना प्रोसेस होता है फार्माकोकाइनेटिक में हम देखते हैं एडीएमई,
एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके थ्रू क्या होता है, डोजिंग डिसाइड होती है कि हमें कितनी डोज चाहिए या कितनी डोज होनी चाहिए हमारी कि हमारी जो ड्रग है वो काम कर सके। और इसके ना हम फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में जब ड्रग एंटर होगी तो क्या क्या इफ़ेक्ट शो होगा, क्या क्या हमारी, जैसे हम पैरासीटामोल ले रहे हैं तो वो पेन रिलीफ में काम आ रही है, एक तरीके से उसका इफ़ेक्ट देखते हैं हम इसमें फार्माकोकाइनेटिक में। फिर हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमने ड्रग ली है या कोई ड्रग इवैल्यूएट किया है वो स्टेबल है या नहीं। मतलब अगर हम उसको स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज के टाइम पे देखेंगे स्टेबिलिटी। एक उसकी शेल्फ लाइफ में क्या होता है, हमारी ड्रग की कितनी लाइफ टाइम है, शेल्फ लाइफ है, कितने टाइम तक वो हमारी बॉडी में रहती है और रहने के बाद कब तक एक्शन शो करती है और कितने टाइम के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। वो हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग में ही डिटरमाइन कर लेते हैं, सब चेक कर लेते हैं कि ये स्टोरेज कितने लंबे समय तक चल सकती है, 3 साल, 2 साल, 1 साल, ठीक है। वहीं शेल्फ लाइफ कितने लंबे टाइम तक वो हमारी बॉडी में रहती है, लाइक 6 आवर्स, 10 आवर, 24 आवर्स, इस तरीके से। वहीं इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग में क्या होता है, हमारी जो भी ड्रग है उसमें चेक करते हैं कि वो इम्प्योर तो नहीं है, कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट तो नहीं है। अगर कोई भी इम्प्योरिटी होगी वहीं पे उसको हम हटा देते हैं, वहाँ पे एनालिसिस के टाइम पे उसको मतलब बैच से एक साइड कर देते हैं कि ये इम्प्योर है। वो इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग के टाइम ना ऐसा होता है कि कभी कभी जो हमारी ड्रग है अगर इम्प्योर होगी, उसकी सेफ्टी पे भी एक बात आ सकती है कि क्या पता इम्प्योर हो, सेफ ही ना हो वो ड्रग। एफिकेसी मतलब उतना इफेक्ट ही ना शो करे, क्योंकि अगर सोचो आप कोई ड्रग है उसमें इम्प्योरिटी आ गई, उसका जो इफेक्ट आना था वो हमारा 70% आना था, इतना हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स मिलता। बट क्या हुआ, जब वो ड्रग इम्प्योर हुई, अच्छी नहीं थी या इम्प्योरिटीज़ थी उसमें, काम तो उसका 70% का था बट इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो कितने परसेंट काम कर पा रही है, 50% ही काम कर पा रही है। उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिफाई करेंगे और क्वान्टिफाई करेंगे इम्प्योरिटीज़ की रॉ मटेरियल जो है वो प्रॉपर प्योर है या नहीं। फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस में क्या होता है, हमारी ना कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सब प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। हमारी जैसे रेगुलेटरी उसमें ना कौन कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे FDA आ गया, वहीं पे हमारा EMA आ गया, तो ये हमारी रेगुलेटरी कंप्लायंस में। वहीं हमारा काउंटरफेट ड्रग डिटेक्शन में क्या होता है कि हम ना जैसे कोई भी ड्रग है हमारी अडल्ट्रेटेड मतलब कि हमारी कोई ड्रग में मिलावट है, सोचो, तो वो क्या करेगा, उसको ना आइडेंटिफाई करेगा कि अच्छा ये तो अडल्ट्रेटेड ड्रग है, इसको हटाओ, ठीक है। काउंटरफिट करेगा, काउंटरफिट करने के बाद क्या करेगा, वो पब्लिक हेल्थ के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि सेफ गार्ड कर देता है कि ये हाँ ठीक है, सही है। तो ये काउंटरफिट ड्रग डिटेक्शन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन जो है वो भी मेंटेन रहे इस टाइम, काउंटरफिट ड्रग डिटेक्शन के टाइम पे अडल्ट्रेटेड ड्रग भी अलग हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई ये ड्रग में मिलावट है, ये प्रॉपर सही ड्रग नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे स्कोप है। ये सारा ना एक प्रोसीजर है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इन जगह इस जगह अप्लाई होता है, यहाँ ज़रूरी होता है एनालिसिस करना, वरना हमारे पास तक ड्रग सही से नहीं पहुँचेगी, ठीक है। हमारी एनालिसिस करने में ना हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स जो हमारी आती हैं उसके ना एक पर्टिकुलर एडवांटेज है और उसका एक एप्लीकेशन है, इम्पॉर्टेंस है हमारी। जैसे हमारी हो गई स्पेक्ट्रोस्कोपी से ना हम क्या करते हैं, UV विजिबल लाइट से मॉलिक्यूल्स को एनालाइज कर लेते हैं, कि हम एनालाइज करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारा फर्स्ट था ना UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें UV विजिबल लाइट के थ्रू हम मॉलिक्यूल्स को या तो उनके कॉन्सेंट्रेशन को एनालाइज करते हैं कि हमें कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड है हमारा मॉलिक्यूल या कितना एब्जॉर्ब कर पाएगा। जब UV लाइट एब्जॉर्ब होता है ना किसी मॉलिक्यूल में, तो हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है किसके बारे में, उसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, उसकी प्योरिटी के बारे में, कितना प्योर है सब्सटेंस, या उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। वो हम किससे डिटेक्ट कर लेते, हमें किससे एनालाइज करने को मिलता है, वो UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। वहीं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, हमारा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं हम। इसमें कौन सा ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। जब हमारी एक चेन है, कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, किसी भी एक, हम जैसे सोचो आप
हमारा कोई भी सोचो एक सॉल्वेंट है, बीकर में हमने ऐसे सॉल्वेंट ले रखा है, उस सॉल्वेंट में जब इंफ्रारेड रेडिएशन पास होगा, ठीक है, ये रेज पास करेंगी, पास करने के बाद वहाँ पे क्या डिटेक्ट होगा, उस केमिकल जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में हमारा उसका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होगा कि इसमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, वो हम इससे पता कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है, ये हमें कैसे, किसके बेसिस पे, यहाँ जो होता है ना वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के थ्रू पता चलता है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो केमिकल कोई भी सॉल्यूशन होगा उसके थ्रू पास करेगा, तब फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है इसमें, किसके थ्रू, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फिर है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी जो हम देखते हैं, यूवी विजिबल, ये थोड़ा सा कॉमन है। आप जब भी अपना कोई भी प्रोसीजर फॉलो करोगे लैब में, आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देख सकते हो कि बहुत ईजिली वर्क कर सकते हो आप इस पर, और ये बहुत कॉमनली यूज्ड भी होता है हमारा यूवी विजिबल। एनएमआर से पता है हम क्या करते हैं, एनएमआर से हम किसी भी कंपाउंड, हमारा कोई भी कंपाउंड है ना, हम उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं एनएमआर के थ्रू। जैसे कोई भी एटम है या कोई भी एटम की प्रॉपर्टीज़ पता करनी हो, वो किससे करेंगे, हम मैग्नेटिक उससे पता करेंगे। हम मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे किसको पता करने के लिए, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, ठीक है। और हम इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि जैसे सोचो आप इसमें एग्जाम्पल, जैसे हमारे कार्बन एटम हो गया या हमारा हाइड्रोजन एटम हो गया, तो क्यों एनएमआर क्या करेगा, उसकी मैग्नेटिक रेज की वजह से या रेजोनेंस की वजह से वो उसकी एक पीक दिखाएगा। एक ऐसे चार्ट होता है हमारा, जैसे यहाँ कार्बन एटम का है तो यहाँ पे शो करेगा उसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हमारा जैसे हाइड्रोजन हो गया थोड़ा सा इधर जाके शो करेगा। तो इसमें ऐसे हम एनएमआर से स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना मास टू चार्ज रेशियो होता है, मास टू चार्ज रेशियो। इसमें क्या होता है, हमारा एक अगर बीकर है ना, उसमें एक सैंपल प्रेजेंट है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को, जो उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, वो ये हमारा सैंपल हो गया। इसके अंदर सैंपल में हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करेगा, उसमें जो आयंस प्रेजेंट हैं या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और उनको क्वांटिफाई करता है, ठीक है। ये काम होता है हमारे मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। अब आते हैं हम जो दूसरी टेक्निक है हमारी, वो है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। इसमें क्या होता है, हमारा जैसे कोई भी एक सैंपल है, ठीक है, या हमारा कोई मिक्सचर, मान लो एक मिक्सचर है, हमारा जो HPLC होता है ना, HPLC में हमारा एक मिक्सचर है, इस बीकर मान लो इसको, ठीक है, बीकर में एक मिक्सचर प्रेजेंट है हमारा, और उसमें क्या करता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा बीकर है ना, इसमें देख रहे हो आप एक ग्रीन कलर और रेड कलर से, ये हमारा एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो HPLC क्या करेगा, दो बेसिस पे वर्क करता है। एक तो इसका लिक्विड फेज होती है, लिक्विड मोबाइल फेज, दूसरा है हमारा स्टेशनरी फेज। ये दो फेजेस के थ्रू ही क्या करता है, इसको एक तो आइडेंटिफाई कर लेता है और क्या करता है, सेपरेट करता है। आपके जो दो मिक्सचर है ना, उनको कैसे सेपरेट करता है, वो उसके जो कैसे सेपरेट करेगा हमारा, या तो वो पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है, या होगा हमारा नॉन पोलर कंपाउंड। तो ये जो सेपरेशन प्रोसेस होता है ये दो बेसिस पे होता है, पोलर पे और नॉन पोलर। ये मिक्सचर को सेपरेट करता है और क्वांटिफाई भी करता है, ठीक है, ये इसका प्रोसेस है
HPLC का। ये 2 फेजेस के थ्रू जाता है, लिक्विड मोबाइल फेज होगी और एक स्टेशनरी फेज होगी। हमारा एक मिक्सचर है, हम उसको HPLC में डालेंगे, HPLC में लिक्विड फेज और स्टेशनरी फेज के थ्रू ये हम कंपाउंड, अगर हमारा जैसे पोलर है या नॉन पोलर है, उसके बेसिस पे ही हम अपना मिक्सचर का ये फेज जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, फिर ये सेपरेट करेगा दोनों को। ये हमारा एक ये वाला मिक्सचर था, ये अलग से सेपरेट हो गया, और जो हमारा ये वाला मिक्सचर था ये अलग सेपरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर। अब है हमारा जो है गैस क्रोमैटोग्राफी। वो हमारा HPLC था, ये हमारा गैस क्रोमैटोग्राफी है। इसमें हम क्या याद रखेंगे, जहाँ पे हमारे लिक्विड मोबाइल फेज थी वहाँ पे हमारी गैसियस फेज होगी, और दूसरी जो होगी हमारी वो सेम रहेगी, स्टेशनरी फेज। इसको ना हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो फेजेस है ना ये कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि कोई भी हमारा वॉलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है, हमारा कोई भी वॉलेटाइल कंपाउंड है उसको हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, एनालाइज करने के बाद इससे सेपरेट करेंगे, क्योंकि एनालाइज करना ज़रूरी है, वरना कुछ भी जैसे वॉलेटाइल कंपाउंड है ना तो उसमें ज़रूरी है कि हम उसको एनालाइज कर लें। और इसमें हमारी 2 फेजेस सेपरेशन किसके थ्रू होता है, एक तो गैसियस फेज में, मतलब गैसियस फेज होगी, और एक हमारी स्टेशनरी फेज होगी। वहीं से हमारी ऐसे गैस क्रोमैटोग्राफी वर्क करती है। ठीक है, फिर आते हैं हम TLC। देखो यहाँ पे मैंने TLC लिखा है, इसका नाम होता है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। इसका काम भी कंपाउंड, एक मिक्सचर है हमारा, ये देख लो एक मिक्सचर है, उसमें या तो आप समझ लो कुछ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन एक साथ मिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, सैंपल बोल लो या मिक्सचर कंपाउंड बोल दो। ठीक है, TLC क्या होगा, एक हमारी ना TLC प्लेट्स आती हैं इस टाइप से बनी हुई, उस पे ना सिलिका जेल जो होता है हमारा, उसकी एक सॉलिड कोटिंग होती है। यहाँ पे जैसे मान के रखो, यहाँ एक सॉलिड कोटिंग होगी सिलिका जेल की, स्लरी टाइप में हम उसको फॉर्म भी कर लेते हैं कभी कभी, जब हमारे पास ग्लास स्लाइड होती है उस पर फॉर्म कर सकते हो आप। फिर क्या करेंगे, इस मिक्सचर से हम यहाँ पे पॉइंट करेंगे, जैसे यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने मिक्सचर से, इसमें एक यहाँ पॉइंट लगाया। फिर इसको हम किस में रखेंगे, एक जैसे बीकर सॉल्वेंट है, इस बीकर में क्या होगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट जैसे हो सकता है हमारा, हमने H2O ले लिया, वाटर। ठीक है, वाटर के साथ आप ईथर ले लो। ठीक है, ये ना आपको कैसे रखने, ये सॉल्वेंट ऐसे ही नहीं आप अपनी मर्जी से रख देंगे, इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि हमारा जो ये मिक्सचर है, जैसे कोई भी कंपाउंड है, हमें इसकी TLC लाइक सेपरेट करना है मिक्सचर को, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने सॉल्वेंट सेलेक्ट करने होंगे। फिर ये जो यहाँ हमारी TLC प्लेट हमने प्रिपेयर की है ना, इस TLC प्लेट को हम लाकर कहाँ खड़ा कर देंगे, अपने इस जो सॉल्वेंट बीकर है, हाँ, तो यहाँ पे इसको प्लेस करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, जिससे कि जो सॉल्वेंट इसके अंदर प्रेजेंट है वो बाहर ना जा पाए या इवापरेट ना हो। इसमें ईथर इवापरेट हो सकता है, या आप इसमें मेथनॉल ले सकते हो। सॉल्वेंट हमारा मेथनॉल, इथनॉल का कंसंट्रेशन रेशियो के अकॉर्डिंग आप मेंटेन करोगे। इसमें मेथनॉल जैसे 2 है और ये 1 है, 2:1 का रेशियो हमने सॉल्वेंट का ले लिया। यहाँ पे ये खड़ा कर दिया हमने, उसमें क्या हुआ, यहाँ पे जो डॉट्स जो हैं वहाँ से नीचे होना चाहिए, जो हमारा सॉल्वेंट है वो डॉट से नीचे होगा। फिर ये हमारा सैंपल रन करेगा, सैंपल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद एक इसका एक पॉइंट होता है, पॉइंट सेट है, जैसे एक यहाँ पे पता चला आपको, और ठीक है एक यहाँ पे आया है, तो कैसे पता चलेगा, हम एक स्टैंडर्ड भी लगाएंगे। ये आपको आपके प्रोफेसर गाइड मतलब जो भी होंगे वो आपको बता देंगे कि ये स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग चेक करो। तो जो सेपरेट करना है ना आपको, इसके अंदर से अलग करना है, तो उसको आप जैसे यहाँ पॉइंट करोगे, वो यहाँ आया है, और एक मिक्सचर, इस मिक्सचर कंपाउंड से जो हमारा निकल के आया था वो यहाँ तक पहुँचा है,
कुछ जो यहाँ है, तो हम क्या मान लेंगे, हमारा ये वाला इसमें प्रेजेंट है, वो जो हमें सेपरेट करना है। वो फिर TLC से आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप कंपोनेंट का एक एश्योरेंस ले सकते हो या सेपरेट कर सकते हो कंपाउंड को, ठीक है। फिर आप उसको किसके पास भेज दो, HPLC के पास भेज सकते हो। HPLC क्या करेगा, उसको प्रॉपरली उसको आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन, आइसोलेट कर देगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड को। वहाँ पे हम अपना HPLC यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस ना हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो हमारा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इनका अपना अपना एक काम होता है। ये मॉलिक्यूल्स को कैसे सेपरेट करेगा, हमारी मानो एक कैपिलरी कॉलम है, ठीक है। हमारी एक कैपिलरी कॉलम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, पूरी पास थ्रू होगी, तो वो चार्ज और साइज के बेसिस पे सेपरेट करता है। चार्ज और साइज के बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है, ठीक है। ये कैपिलरी, एक कैपिलरी हमारी कॉलम होगी, कैपिलरी कॉलम में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा मानो, और वो क्या करेगा, चार्ज के बेसिस पे एक को सेपरेट करेगा और एक को साइज के। इसका साइज इतना है तो इसको यहीं पे सेपरेट कर देगा, इसका साइज इतना है तो इसको यहाँ सेपरेट करेगा, ठीक है। अगर इसका चार्ज ज़्यादा है तो उसको वहाँ सेपरेट कर रहा है। तो इस तरीके से जस्ट फॉर एक हम ना याद करने के लिए कि कैपिलरी कॉलम या कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल है, जैसे हमारा मॉलिक्यूल मान लो कोई प्रोटीन है, हमारा कोई प्रोटीन हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा, वो एक जेल मैट्रिक्स होगी हमारी। सोचो ये वाली ना हमारी इस टाइप से मैट्रिक्स है, जेल की मैट्रिक्स है। इसमें जब हमारा ये मॉलिक्यूल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसमें भी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमारा ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हुआ यहाँ पे इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ भी उसको किस बेसिस पे सेपरेट करेगा, उसके चार्ज और साइज के बेसिस पे, ठीक है। चार्ज और साइज के बेस पे मॉलिक्यूल सेपरेट कर देगा। बस इसमें हमें क्या रखना है, याद रखना है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में कैपिलरी कॉलम प्रेजेंट होगा और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा जेल मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी। दोनों में फील्ड वर्क सेम होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, और हमारा किस बेसिस पे सेपरेशन होगा, चार्ज और साइज पे, चार्ज और साइज पे। ये आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। फिर है हमारा टाइट्रीमेट्री। इसमें क्या होता है, टाइट्रेशन प्रोसेस होता है। हमारा टाइट्रेशन प्रोसेस भी 2 तरीके से होता है, ठीक है। एक है हमारा एसिड बेस बैलेंस, या बेस बैलेंस बोल रहे हैं हम, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है। आपने ये सब आई गेस कहाँ पढ़ा होगा, 12th में देखा होगा एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। और एक होता है हमारा रेडॉक्स टाइट्रेशन। कैसे याद रखोगे आप ये एसिड बेस टाइट्रेशन? एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, हमारा कोई भी एक कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिनेशन, मतलब इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन होता है। आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये आपके बीकर में आपका एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसमें दोनों है, एसिड भी है बेस भी है, और आपको इसमें क्या करना होगा, न्यूट्रलाइज करोगे इसको ना न्यूट्रलाइज कर दोगे। कैसे? एसिड और बेस के थ्रू। किसके थ्रू न्यूट्रलाइजेशन होगा? हमारा एसिड और बेस के थ्रू, जिससे कि हम क्या करें, न्यूट्रलाइज। देखो जैसे इसको क्लियरली देखेंगे, जैसे हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, एसिड बेस बैलेंस हमें कैसे कर पाएंगे, इसमें एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन जो है हमें न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज कैसे होगा? या तो आपके पास कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो, एक ऐसा सॉल्यूशन, मतलब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो इसके कॉन्सेंट्रेशन को न्यूट्रलाइज कर दे, ना तो वो एसिड रहे ना बेस रहे, वो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन में आता है।
और जो हमारा जो स्टैंडर्ड है ना वो भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो मे बी चांसेस हैं आपका बेसिक ज़्यादा हो जाए या एसिडिक हो जाए ये सॉल्वेंट, इसलिए स्टैंडर्ड हमारा एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का होना चाहिए। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है, हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसमें क्या करेगा, हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी रेडॉक्स की प्रॉपर्टी को। इसमें भी वही होता है जैसे हमारा ये बीकर है, बीकर में हमारा कोई सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन को हम उसकी प्रॉपर्टी को कैसे एनालाइज करेंगे, हम रेडॉक्स प्रॉपर्टी को कैसे एनालाइज करेंगे, उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, या तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे कि जो हमारे एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें पता चल सके, ठीक है। ये हमारी टाइट्रोमेट्री है। अब आती है हमारी इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो एनालिटिकल, देखो इसमें थोड़ा सा ना पेन से ऐसा हो रहा है, आप लोग को समझ आ जाएगा। मैं आपको इसके ना नोट्स एक बार प्रॉपर्ली शो करा दूंगी कि क्या क्या हम पढ़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक में हमारा जो पहला है वो कौन सा है, वो है हमारा पोटेंशियोमेट्री। ये हम थोड़ा सा ना एक इसका प्रिंसिपल जानने के लिए भी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसे इजीली ना आप याद कर सकते हो या आप ना एकदम रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा ये हमने इसमें पोटेंशियोमेट्री में ऐसा देखा था, और या फिर हमने वोल्टोमेट्री में ऐसा देखा था। पोटेंशियोमेट्री में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे हमारे देखो ऐसे पोटेंशियोमेट्री में हमने देखो ऐसे दो बीकर ले लेते हैं, दो बीकर हो गए, उसमें सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इतना मान लो यहाँ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। वो एक दूसरे से ऐसे करके कनेक्ट हो जाएंगे बीच में इस तरीके से। इसमें जो सैंपल प्रेजेंट है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें जैसे भी कोई टाइट्रेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, हमने यहाँ से कोई टाइट्रेंट डाला तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो जाता है, आयन कंसंट्रेशन में भी चेंज होगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इसको पता करने के लिए, इसका पता किसके थ्रू चलता है, किस मेथड या टेक्निक के थ्रू, पोटेंशियोमेट्री के थ्रू, ठीक है। एक हमारे दो बीकर में सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हम एक पेयर का इलेक्ट्रोड डालेंगे, इलेक्ट्रोड होगा, वहाँ पे जब टाइट्रेंट डालेंगे या कोई आयन, मतलब या तो टाइट्रेंट हमने जिस इसमें डाला तो क्या होगा, इसमें जो आयन कंसंट्रेशन है ना उसमें चेंजेस आ जाएंगे, आयन कंसंट्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा, तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों के बीच में कि ये भाई ऐसा है, इतना डिफरेंस आ रहा है इस कंपाउंड में, इस सॉल्यूशन के। वो हम कैसे पता करते हैं, किस में पढ़ते हैं हम, पोटेंशियोमेट्री में पढ़ते हैं, ये ऐसी टेक्निक है। फिर आते हैं हम वोल्टोमेट्री पे। वोल्टोमेट्री में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होंगे, ऐसे सेल्स मान लो आप। तो उसका काम क्या होता है, इसमें करंट वोल्टेज रिलेशनशिप होता है, हम करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हो, करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप। उससे क्या होता है, हम किसी भी एनालाइट का या किसी भी हमारे कंपाउंड का कह दो, या एनालाइट से समझो आप, एनालाइट है, उसमें हम पता करते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, क्या कॉन्सेंट्रेशन है हमारे एनालाइट का और क्या क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसके थ्रू, करंट और वोल्टेज रिलेशनशिप। करंट और वोल्टेज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ही है, सेम ऐसा ही है पोटेंशियोमेट्री जैसा। वोल्टोमेट्री हम उसमें करंट वोल्टेज सिस्टम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स आ गई। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, रुको। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी जो है हमारा वो एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल से, फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कॉन्सेंट्रेशन, प्योरिटी और मॉलिक्यूल। आईआर में हमारा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते हैं। एनएमआर से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आइडेंटिफाई करते हैं कंपाउंड को। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास टू द चार्ज रेशियो होता है जिससे आइडेंटिफाई और क्वान्टिफाई कर लेते हैं मॉलिक्यूल को। एचपीएलसी में हम सेपरेट करते हैं कंपाउंड को, कोई भी एक मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनको, या क्वान्टिफाई करते हैं किस किस
फेज़ को यूज़ करते हैं, हम लिक्विड फेज़ को यूज़ करते हैं इसमें, लिक्विड मोबाइल फेज़ को और स्टेशनरी फेज़ को, ठीक है। गैस क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट करेंगे या वॉलेटाइल कंपाउंड को एनालाइज करेंगे, वॉलेटाइल कंपाउंड को। हमारी जो मोबाइल फेज़ होगी, मोबाइल फेज़ जो होगी वो हमारी गैसियस होगी और एक हमारी स्टेशनरी फेज़ होगी, वो आप कोई सा भी रख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम लिक्विड एक मोबाइल फेज़ लेते हैं, हाँ, और एक सॉलिड सपोर्ट होता है कोटेड वन। वो कोटेड वन हमने क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था, सिलिका जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं किसके बेसिस पे, एक तो उसके चार्ज के बेसिस पे और एक उसके साइज के बेसिस पे। और कौन सी फील्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रो से याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे। कैपिलरी है तो कैपिलरी कॉलम यूज करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मॉलिक्यूल सेपरेट करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, उसके साइज और चार्ज सेम क्या क्या है, साइज और चार्ज। किसमें कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारी, जेल मैट्रिक्स। जेल से याद रखो, जेल मैट्रिक्स होगी और किसके अंडर में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में। फिर आता है हमारा टाइट्रीमेट्री। वहाँ पे एसिड बेस टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम ना एक कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि हमारा कोई भी एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे हम किससे, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से न्यूट्रलाइज करेंगे एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे। फिर आता है हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, उसको डिटरमाइन करने के लिए, एनालाइट में कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए कि क्या क्या रेडॉक्स प्रॉपर्टीज हैं उसके, किसके बेसिस पे, रेडॉक्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। फिर हमारा आता है इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक। उसमें हमारा पोटेंशियोमेट्री आ जाता है। पोटेंशियोमेट्री में क्या होता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे दो इलेक्ट्रोड्स हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल के सेल्स हमने जो दो बीकर में डाले थे, वो एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेंगे या डिटरमाइन करेंगे किस बेसिस पे, उसके पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे। वोल्टोमेट्री में हमारा करंट और वोल्टेज का रिलेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज रिलेशन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसमें, और एनालाइट को आइडेंटिफाई करते हैं वोल्टोमेट्री में। फिर आता है हमारा माइक्रोस्कोपी। उसमें आता है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम विजिबल लाइट यूज़ करेंगे, लेंस यूज़ करेंगे, मैग्नीफाई कर सकें, मतलब उसको थोड़ा बड़ा कर सकें, एग्जामिन करेंगे कि उस जो सैंपल है, स्मॉल सैंपल है, उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उस सैंपल में, वो किसके थ्रू हम करेंगे, ऑप्टिकल से याद रखो, विजिबल लाइट होगी, ऑप्टिकल आइज, ठीक है। माइक्रोस्कोपी, मैग्नीफाई और एग्जामिन करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक स्मॉल सैंपल का। वहीं पे आता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करेंगे, मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कोई भी है जैसे माइक्रोस्कोपी है, उसमें जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एक बीम जाएगी ऐसे करके, तो वो क्या करेगा, मैग्नीफाई कर देगा उसको, लार्ज मतलब बढ़ा देगा, बड़ा कर देगा। और उससे क्या पढ़ेंगे हम, किसी भी सैंपल का स्ट्रक्चर देख सकते हो आप, स्ट्रक्चर पढ़ोगे कैसे वो उसकी कंपोजिशन क्या है, क्या बनावट है, कैसे है वो कंपोजिशन उसकी सैंपल की, वो हम देख सकते हैं किस पे, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे, ठीक है। वो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में होता है। फिर थर्मल एनालिसिस होगा, इसमें हमारा DSC आता है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इसमें क्या होता है, हम हीट फ्लो मेजर करते हैं किसके, जब फेज ट्रांजिशन होता है ना, जब कोई एक फेज बदलता है या कोई केमिकल रिएक्शन होता है सैंपल में, उसका हीट फ्लो मेजर करते हैं कि कितना हीट उसमें फ्लो कर रहा है या किस किस तरीके से हो रहा है। फिर आता है हमारा थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें हम वेट चेंजेस मॉनिटर करते हैं, हमारा जो सैंपल है, जो फंक्शन है टेम्परेचर का या फिर किस वजह से उसमें वेट में चेंजेस आ रहे हैं, वो हम थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ते हैं। उसमें हम क्या क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें किसके बारे में, कोई हमारा सैंपल है, क्या कंपोजिशन है उसकी, प्योरिटी है या नहीं, थर्मल स्टेबल है, किसी मतलब हीट जब होगी तब वो स्टेबलाइज रहेगा या नहीं, कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है, वो हम TGA में पढ़ते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन विद फॉर्मूला, ठीक है, हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने मैथड, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन को फॉर्मूला के थ्रू कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे पता करेंगे। जैसे किसी भी एक सॉल्यूशन हो गया, हमारा एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है, हमारा एक सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सोचो एक हमारा लिक्विड हो गया, कोई भी मान लो, पानी में हमने NaCl मिक्स किया, NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड मिक्स किया, हमने 10 ग्राम का NaCl मिक्स किया,
ठीक है। या फिर हमने बोलो ये 100 ml का सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, 100 ml का, तो उसमें कितने ग्राम NaCl है। तो इस तरीके से ना हम अमाउंट सॉल्यूट को देख सकते हैं, कितने अमाउंट हमारा सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारा मास परसेंटेज में वेट बाय वेट से होता है, मतलब जो हमारा सोल्यूट होगा वो एक तो वेट के बेसिस पे पता चलेगा कितने वेट है, वेट बाय वेट परसेंटेज भी निकालेंगे हम इसमें। मास परसेंटेज निकलती है हमारे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। जैसे मास है सॉल्यूट का, वो कितने मास ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालेंगे। फिर आता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम में हमारा V अपॉन V, मतलब हमारा जो होगा वो, जैसे कि आप मान लो लिक्विड में हो गया ml अपॉन ml, और यहाँ वेट हो गया हमारा kg अपॉन kg। एक तरीके से ऐसे देख सकते हो, जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस कि हम कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बस कैसे याद करना है, मास में हम क्या करेंगे, एक तो देखो जो कॉमन चीज़ है हमारा सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारा 100 से। बस हमें क्या चेंज करना है, मास चेंज करना है, मास में वॉल्यूम चेंज करना है, ठीक है। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, देन वॉल्यूम परसेंटेज इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूलाज इजीली याद हो जाएंगे। मास अपॉन वॉल्यूम, वही मास हम ऊपर रख देंगे और वॉल्यूम हम नीचे रख देंगे, कि जो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है वो एक गिवन सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, उसका परसेंटेज कैसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये भी आप इजीली याद कर सकते हो कि हमारा कितना मास कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। फिर आते हैं हम मोलैरिटी पे, ठीक है। मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट के 1 लीटर में। कैसे याद करोगे, बहुत ईजी है याद करना इसको भी। देखो मोलैरिटी में होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी R है, यहाँ मोलैलिटी में L है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg, ठीक है। ये याद रखना, इसमें किलोग्राम है और इसमें हमारा लीटर है, ठीक है, कोई नहीं भूलेगा। मोलैरिटी होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे आप याद रखोगे। मोलैलिटी का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है हमारा कैपिटल M, और मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, ठीक है। फिर आते हैं हम मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन हमारा डिनोट होगा x से, एक तरीके से, ठीक है। इसमें आप देखो मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है हमारा किसका, मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर, ठीक है। हमारा जैसे एक मानो ये है हमारा A, ये है हमारा B, ठीक है। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, ठीक है। A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, XA मान लो, वहाँ पे मोल किसका रखेंगे हम, A का। अरे इसको क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है भाई सही से, ठीक है। मोल A हो गया हमारा, फिर हमारा नीचे हम दोनों को एक साथ कर देंगे टोटल, मोल A प्लस मोल B। अरे सॉरी, ये थोड़ा सा ना, ये देखो ऐसा आ रहा है, कोई बात नहीं, बट आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो मोल A है और हमारा मोल A प्लस B है, एक मोल हो गया, 1 कंपोनेंट का मोल हो गया, और दोनों कंपोनेंट का टोटल मोल जो हो गया वो हमारा मोल फ्रैक्शन में आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट होता है। इसमें नंबर ऑफ ग्राम जो इक्विवेलेंट है सॉल्यूट के वो 1 लीटर में होते हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में। कैसे याद रखोगे आप इसको, 1 नंबर ऑफ सोचो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है वो किसके अगेंस्ट है, मतलब अपॉन में क्या है हमारा, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हम नॉर्मेलिटी याद करने के लिए रखेंगे, ठीक है। इजी पीजी है ना, आसान याद करना। फॉर्मूलेस बाहरी नहीं है, बहुत इजी है, बस उसको ना एक थोड़ा सा याद करना होता है। हमारा सब में ऊपर मोल्स आ रहा है, किसी में लीटर है, किसी में किलोग्राम्स है, या टोटल ऑफ मोल्स है, ठीक है। इसमें नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट है, लीटर के अपॉन में आ गया, इस तरीके से याद रखना। मास में सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाई 100, ठीक है। वॉल्यूम का वॉल्यूम सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, फिर उसको मल्टीप्लाई, ईजिली याद हो जाएंगे, सब लोग याद रखने हैं, ओके। अब यहाँ देखो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स।
ठीक है। हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, आप मानो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होता है, नोन होता है। वो हम किस में यूज़ करते हैं, एनालिटिकल टेक्निक, जैसे कि हमारी टाइट्रेशन हो गई, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गई, जिससे क्या पता करते हैं हम, एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन और उसकी एक्यूरेसी को पता कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। उसी में हमारे दो स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, एक तो प्राइमरी स्टैंडर्ड और एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड में क्या होता है, एक हाई प्योरिटी सब्सटेंस होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्योरिटी वाला होता है। वो क्या करता है, क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। हमारा जो हाई प्योरिटी सब्सटेंस होता है ना, वो हमारा एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब प्रिपेयर करते हैं। हाई प्योरिटी सब्सटेंस से हम एक ऐसा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, हमें एक्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन पता हो जाए कि हमें इसका एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक तो हाई प्योरिटी होगा 99.9%। ये हमारा किसके जैसा है, लाइफ बॉय की तरह। प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा किसके जैसा है, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय कितने जम्प्स मारता है, कितने कीटाणु मारता है बताओ, 99.9%। ठीक है, हाई प्योरिटी है। स्टेबिलिटी, ये केमिकली स्टेबल होता है, ना तो ये एयर से रिएक्ट करता है ना मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। हमारी जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी होती है ना, उससे वैसे भी रिएक्ट नहीं करेगा, स्टेबल रहता है प्राइमरी स्टैंडर्ड। एब्सेंस ऑफ हाइड्रेट, इसमें हाइड्रेट्स या पानी लूज नहीं करता है, कुछ वाटर फॉर्म नहीं करेगा, तो ये एब्सेंस ऑफ हाइड्रेट हो गया हमारा। ठीक है, फिर आता है हमारा सॉल्युबिलिटी, और ये सॉल्युबल है, जो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है हमारा, इजीली सॉल्युबल है सॉल्वेंट में जब हम एनालिसिस के टाइम पे इसको यूज़ करते हैं। अवेलेबिलिटी, ये देखो आराम से अवेलेबल हो जाता है, कोई इसमें परेशानी नहीं होती और इजीली अफोर्डेबल है। एग्जाम्पल याद रखना, प्राइमरी स्टैंडर्ड का जो हम एग्जाम्पल देंगे वो होगा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। किसके लिए यूज़ होता है ये, एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 रेडॉक्स टाइट्रेशन। K2Cr2O7 का तो आप लोगों ने अपने 12th के उसमें भी किया होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू पिंक कलर आता है वो रेडॉक्स टाइट्रेशन में ना। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है याद, अरे याद करो यार, ये तो बहुत हम खड़े होके लैब में, केमिस्ट्री लैब में यही करते हैं, उसको टाइट्रेशन के टाइम पे पिंक कलर लाना है, इसको पिंक लाना है, लाइट पिंक लाना है, वो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। वैसे याद रखो K2Cr2O7। फिर है हमारा एनहाइड्रस सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, कौन सी टाइट्रेशन के लिए यूज़ होता है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के टाइम पे यूज़ होता है। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट याद रखो, सोडियम क्लोराइड, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तो बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद कर लोगे। अब है हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही डिटरमाइन होता है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, और उसे हम कंपेयर किससे करेंगे, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं पता करने के लिए ये सही है या नहीं। ये थोड़ा सा ना लेस प्योर होता है, मतलब इसका ना पूरा सही नहीं बोल सकते हो, प्योरिटी पे थोड़ा सा डाउट कर सकते हो। स्टेबल, थोड़ा सा कम स्टेबल भी रहता है। प्राइमरी अच्छा है बट सेकेंडरी इसलिए यूज़ किया जाता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के बाद कि वो थोड़ा सा ना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है या इजीली हैंडल कर सकते हो आप उसको, तो थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है। इस तरीके से ये हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे, बनाते कैसे हो, इसका ना एक नोन मास होता है, एक हमें पता होता है इतना मास है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का, उसको डिजोल्व करेंगे एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे प्राइमरी के अगेंस्ट, कि देखेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हमारा एस है ये हमारा पी है, कि इसको देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं, स्टैंडर्ड सेट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, कि अच्छा ठीक है इसकी तो वॉच टाइटन की है तो ये चेक करेगा, अच्छा सोनाटा वाला कि अच्छा इसके स्टैंडर्ड्स साथ बैठ रहे हैं या नहीं, लग रहा है कि स्टैंडर्ड है या नहीं। थोड़ा सा लगेगा, लेस प्योर लगेगा बट स्टिल ठीक है, कोई बात नहीं, बट चल जाएगा। इसके एग्जाम्पल है हमारा HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, बट क्या होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। किससे स्टैंडर्डाइज करते हैं, प्राइमरी
स्टैंडर्ड को यूज़ करके, जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड हो गया। अब जो हमारे नॉर्मल सॉल्यूशंस हैं या मोलर सॉल्यूशन है, उनका प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं, मतलब हम उनको तैयार कैसे करेंगे। एक तो प्रिपरेशन जब होगी वो एक्यूरेट है या नहीं केमिकल एनालिसिस के लिए, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे या नहीं, वो चेक करेंगे, ठीक है। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जैसे कैसे प्रिपेयर करना है, गिवन जैसे मोलर नॉर्मल सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा। पहला है हमारा ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 सॉल्यूशन बनाएंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 126.07 ग्राम पर मोल, ठीक है। नॉर्मेलिटी में ये रिएक्शन किससे करेगा, KMnO4 से। ऑक्सैलिक एसिड जो है हमारा, देखो ये 5 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का 2 नॉर्मेलिटी है। इससे क्या होगा, सिंस इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन इन रिडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे ना क्या होता है ऐसे याद रख सकते हो, ये एक प्रॉपर की कैसे प्रिपरेशन करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा रिडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। प्रिपरेशन करोगे 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का, कैसे वो करोगे, प्रिपेयर करोगे। हम 6.3035 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिहाइड्रेट लेंगे, उसको हम किस में डिसॉल्व करेंगे, डिस्टिल वाटर में, और उसका मेकअप कर देंगे वॉल्यूम 1 लीटर तक, 1 लीटर तक मेकअप कर देंगे। देखो ये हमारा एक बीकर है, बीकर में हमने इतना डिस्टिल वाटर ले लिया, ठीक है। डिस्टिल वाटर में ये हमारा जो है, हम ना बटर पेपर पे अपना क्या लेंगे, ऑक्सैलिक एसिड 6.3035 ग्राम, ये हमारा हो गया H2C2O4.2H2, ये हमारा हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को हम किसके अंदर डालेंगे, अपने बीकर में, और बीकर में डालने के बाद देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी हम इतना ग्राम 100 है, ये हमारा 1 लीटर है ना, 1000 ml डिस्टिल वाटर में डायरेक्टली नहीं प्लेस करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली आप 5 ml ले लो डिस्टिल वाटर, उसमें इसको डालो, प्रॉपरली उसको स्टर करो या मिक्स करो, तब जाके क्या होता है, कभी कभी आप ना 1000 ml में, ये गलती मत करना कभी भी, 1000 ml में जब डाल दोगे ना उसको, तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा, नीचे जमा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये ना एक छोटा सा शॉर्टकट है, उसको थोड़े 5 ml में पहले डिज़ोल्व कर लो, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम मेकअप करना 1000 ml से, ठीक है, मिक्स करके। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, इसको टाइट्रेट करेंगे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अगेंस्ट, जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसके अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम, फिनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर, जो हमारा ना फिनोफ्थलीन में इंडिकेटर यूज़ करेंगे, जो टाइट्रेशन पॉइंट आएगा वो पिंक कलर का आएगा, एंड पॉइंट जो है हमारा पिंक आएगा। फिर है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बहुत, ये देखो ये याद रखना, बहुत लंबे टाइम तक काम आएगा आपको, कैसे हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 40 ग्राम पर मोल होगा, जहाँ पे हम नॉर्मेलिटी निकालेंगे, जैसे कि हमारे M=N, ठीक है, मोनोप्रोटिक है। बस एक बार याद रखने के लिए करो, बट हम प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे कि कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। ये हमारा बीकर है, इसमें वही सेम हम कितना पानी लेंगे, थोड़ा पानी लेंगे, उसमें पहले हम 4 ग्राम जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको डिज़ोल्व करेंगे थोड़े से पानी में। डिज़ोल्व करने के बाद उसको हम डिस्टिल वाटर से मेकअप कर देंगे। पता है हम आपको ये क्यों बोल रहे हैं कि पहले थोड़े पानी में डिज़ोल्व कर लो, मतलब थोड़े से डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करो, बाद में उसमें मेकअप कर देना या ऐड ऑन कर देना वो डिस्टिल वाटर, इसलिए क्योंकि एक ना स्टर करने में भी ईजी हो जाता है और टाइम भी कम लेता है, उससे टाइम कम लगता है, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, स्टोर सील कंटेनर एक हम उसको बंद करके ना स्टोर कर देंगे, क्यों, अवॉइड हो सके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से उसमें ना कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन ना हो सके। अब उसका स्टैंडर्ड कैसे पता करेंगे, अब उसको हम ऑक्सैलिक एसिड के अगेंस्ट, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ऑक्सैलिक एसिड का, उसके अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। और इंडिकेटर क्या यूज़ करेंगे, फिनोफ्थलीन, वही एंड पॉइंट जो होगा हमारा पिंक अपीयरेंस होगा इसमें, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फिर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनाएंगे, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। मॉलिक्यूलर वेट इसका 36.46 ग्राम पर मोल है। वहीं पे क्या करेंगे हम, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेट करेंगे इसका, V1 = N2V2/N1।
तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 8.33 ml। इसमें क्या करेंगे हम 8.33 ml, हमारा HCl जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट है, हाँ, मोलिकुलर जो हमारा मोलिकुलर वेट है वो ग्राम पर मोल में है। तो उसको क्या करेंगे हम अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए, अपनी थोड़ा काम आसान कर लें उसके लिए हम इसको ना कैलकुलेट ऐसे कर लेंगे। तो हमारा ये फिगर जो ml आ गया लिक्विड में, तो हम 8.33 ml कॉन्सेंट्रेटेड HCl को डिस्टिल वाटर में डायरेक्ट मिक्स कर देंगे। 1 लीटर यहाँ पे जो डिस्टिल वाटर है हमारा उसमें मिक्स कर देंगे क्या, HCl। कितने ml, 1.33 ml। ठीक है, इसको ध्यान से करना क्योंकि गलती जो हो जाती है ये थोड़ा हम सही नहीं बनाते तब भी हो जाता है। हमारा इसको टाइट्रेट करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट N2CO3, और इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो ऑरेंज एंड पॉइंट देगा हमें। फिर आता है हमारा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 24.818 ग्राम हम लेंगे सोडियम थायोसल्फेट, उसको वही डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे और इसको हम कूल एंड डार्क प्लेस, ठंडे और थोड़ा जहाँ अंधेरा हो ना डार्क प्लेस पे, वहाँ रख देंगे जिससे कि डीकम्पोज ना हो जाइए। ये ना सोडियम थायोसल्फेट का प्रिपरेशन क्या होता है, कभी कभी डीकम्पोज हो जाता है। इसमें रेडॉक्स टाइट्रेशन होगा हमारा और इसमें 0.1 नॉर्मल हमने ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के अगेंस्ट या फिर पोटेशियम आयोडाइड के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है और किसकी प्रेजेंस में, आयोडीन की। जो स्टार्च है हमारा इंडिकेटर है। एंड पॉइंट क्या होगा, इसमें ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। जो ये हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लू कलर का था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ब्लू कलर ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, जो दिखता होगा। फिर आते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 98.08 ग्राम पर मोल, ठीक है। वहीं पे हम इसका भी डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे। V1 = N2V2/N1 = 5.56 ml आएगा। 5.56 ml जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे। उल्टा मत कर देना, ठीक है, कभी तुम पानी उसमें ऐड कर दो, नहीं। क्या होता है, हमारा जो एसिड होता है वो वाटर में ऐड होता है, ठीक है। ऐड एसिड टू वाटर, नॉट द रिवर्स। वाटर को एसिड में मत डालना, ठीक है, ये याद रखना। अब स्टैंडर्डाइजेशन किसका करेंगे, स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के अगेंस्ट करेंगे मिथाइल ऑरेंज, हमारा यहाँ इंडिकेटर होगा। एंड पॉइंट वही हमारा ऑरेंज होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम पोटेशियम परमैंगनेट पे, KMnO4। इसका मॉलिक्यूलर वेट 158.03 होता है। मॉलिक्यूलर वेट से ना हमें इसका थोड़ा वेट का पता चल जाता है कि कैसे हमें निकालना है, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़े थे उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा। यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे हम 3.1606 ग्राम जो KMnO4 है उसको हम डिसॉल्व करेंगे 1 लीटर वाटर में, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम डिकम्पोज होने से पहले डायरेक्टली इसको तभी बनाना, KMnO4 को ना तभी प्रिपेयर करना जब तुम्हारा प्रॉपर सब कुछ सेटअप हो गया हो और स्टैंडर्डाइज के अगेंस्ट आप इसको रख रहे हो। तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि जैसे कि ये तभी प्रिपेयर करना, इसका प्रिपरेशन तभी करना पोटेशियम परमैंगनेट का जब आपका टाइट्रेशन का पूरा सेटअप प्रिपेयर हो। जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड जो होगा ऑक्सैलिक एसिड है, एसिडिक मीडियम है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम करेंगे। इसमें क्या होगा, हमें सॉल्यूशन को ना हीट करना पड़ेगा 70 डिग्री सेल्सियस पे। इसके नीचे हम बर्नर प्लेस कर देंगे जिससे कि हीट प्रोवाइड हो सके। और इसमें ना इसलिए हीट प्रोवाइड करते हैं कि जिससे रिएक्शन को थोड़ा एक्सेलरेशन मिल जाए, मतलब थोड़ा जल्दी हो जाए। इसमें जो एंड पॉइंट आएगा, जो हमारा पर्पल कलर है, KMnO4 का पर्पल कलर है, वो डिसअपियर हो जाएगा, पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तब तक हम इसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। फिर है हमारा सीरियक अमोनियम सल्फेट। इसका सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा, इसका सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 632.57 ग्राम पर मोल, ठीक है। सेरिक अमोनियम सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। ऐसे ही हमारा पोटेशियम परमैंगनेट भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रेडॉक्स रिएक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका प्रिपरेशन होगा 1 नॉर्मल, वही हम बना रहे हैं। 63.257 ग्राम हम ये सेरिक अमोनियम सल्फेट लेंगे, वही 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर में ऐड करेंगे, जिसमें ना एक थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड हमें डालना पड़ेगा जिससे कि हमारा हाइड्रोलिसिस ना हो वहाँ पे, ठीक है। हमारा सेरिक अमोनिया के साथ H2SO4 भी थोड़ा सा डलेगा स्मॉल अमाउंट में। इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा
वो किसके अगेंस्ट होगा, हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड की, जो हमारा आर्सेनियस ऑक्साइड है ना उसके अगेंस्ट होगा, जिससे कि इसमें थोड़ा सा एक तो हाइड्रोलिसिस भी है वो भी ना हो, तो थोड़ा देखना पड़ता है। स्टैंडर्ड जो है हमारा आर्सेनियस एसिड होगा, ऑक्साइड होगा, एसिडिक कंडीशन है इसमें। हमारा जो इंडिकेटर है वो फेरोइन है, तो एंड पॉइंट क्या आएगा, रेड कलर से पेल ब्लू होना चाहिए। हमारा जो रेड कलर था वो पेल ब्लू होना चाहिए। और इसमें ना एक थोड़े से जनरल नोट्स क्या है हमारे, हमें जो चीज़ याद रखनी है, एक तो हमारे ग्लासवेयर प्रॉपरली धुले हुए होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। क्लीन्ड ग्लासवेयर में आप काम करोगे, आपके जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हैं, पिपेट्स हैं, ब्यूरेट्स हैं, वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जो हमारा फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, लिखा तो उस पर 250 ml है, काम वो 230 का कर रहा है, तो कैलिब्रेटेड होने चाहिए, प्रॉपर एक्यूरेट रिजल्ट तभी आएगा आपका। इंडिकेटर जो होंगे, एक प्रॉपर इंडिकेटर चूज करना, किसके बेसिस पे, नेचर, रिएक्शन के नेचर के बेसिस पे। या तो एसिड बेस होगा तो उसका इंडिकेटर उसके बेसिस पे चेक करना, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो उसके बेसिस पे इंडिकेटर चेक करना। अगर ये नहीं चेक करोगे तो आपका कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होगा ही नहीं, आप अपने सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज ही नहीं कर सकते। सेफ्टी के लिए देखो, जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हैंडल करोगे उसको बहुत ध्यान से हैंडल करना, या तो ग्लव्स पहन के, गॉगल्स, पीपी किट ले लेना, इक्विपमेंट्स जो है। उससे क्या होता है, कभी कभी ना हम जल्दबाजी में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ कर लेते हैं, जैसे HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उससे हमारी स्किन को ना बर्न होने के चांसेस हैं, जल सकता है आपको, आपकी आईज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ना ग्लव सेफ्टी पहले, सबसे पहले सेफ्टी है आपकी, पहले अपने आप को सेफ करो, फिर उसके बाद ग्लासवेयर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए क्लीन कैलिब्रेटेड यूज़ करो, और अपना इंडिकेटर आपके रिएक्शन की नेचर के अकॉर्डिंग ही चूज करो। ठीक है, ओके देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले उसमें पढ़ेंगे।